Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the second lecture of this beautiful chapter, Work, Energy and Power. And in this lecture we are going to deal with the work done by various forces. तो चलिए बच्चों, हमारा पहला सवाल है, a block of mass 30 kilogram is being brought down by a chain if the block acquires a speed of 40 centimeter per second in dropping down 2 meters. Find the work done by the chain during the process. चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक ब्लॉक है जिसका मास 30 किलोग्राम है और उसे नीचे लाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ चेन. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो ब्लॉक है इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन ड्रॉपिंग डाउन 2 मीटर्स. अब हमसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय द चेन कितना होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो 30 केजी का ब्लॉक है ना, ये बेसिकली कितना नीचे जा रहा है, तो ये 2 मीटर्स नीचे जा रहा है. अब हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर है ना, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे. तो एक तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इज mg एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा, फोर्स ऑफ टेंशन है ना, जो कि इस पर चेन लगा रही होगी. तो कुल मिला के हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, टेंशन और mg. क्लियर है ये बात. तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इन्हीं दोनों फोर्सेस का क्या आएगा बच्चों, वर्क आएगा, है ना. तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर. अब देखिए बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे को पता है. क्लियर है ये बात. और हमसे क्या पूछा गया है, वर्क डन बाय द चेन दैट इज वर्क डन बाय द टेंशन. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो है ना वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा वो बेसिकली कितना आएगा. तो देखिए हर समय फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है 30g के बराबर, मतलब कि 300. ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, 2 मीटर्स का हुआ. तो हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना निकाल पा रहे हैं, 600 जूल के बराबर. क्लियर है बात. तो यहां से देखिए वर्क डन बाय टेंशन कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी. ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितने का आया, तो वो आ गया हाफ इंटू मास दिया हुआ है अपने को 30 किलोग्राम, और स्पीड कितनी हो गई इसकी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 40/100 का स्क्वायर. ठीक है, उसमें से हम लोग क्या घटा देंगे, 600 जूल. क्लियर है ये बात. तो यहां से देखिए बच्चों, वर्क डन बाय टेंशन कितने के बराबर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 16/100 माइनस 600. ठीक है, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 इंटू 4 और ये 4 इंटू 25, 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, है ना. तो यहां से वर्क डन बाय टेंशन कितना आ जा रहा है, तो 12/5 माइनस 600. तो यहां से देखिए बच्चों, हमारा जवाब क्या आ जाएगा, -597.6 जूल के बराबर. क्लियर है. तो वर्क डन बाय द चेन जो है ना, वो कितने के बराबर आ गया, -597.6 जूल के बराबर. एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम लोग क्यों देख पा रहे हैं कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि ब्लॉक के ऊपर है ना, ब्लॉक के ऊपर जो चेन है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ हो रहा था. ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं. अगला सवाल है, द 2 blocks in an Atwood machine have masses 2 kilogram and 3 kilogram. Find the work done by gravity during the 4th second after the system is released from rest. तो देखिए बच्चों, एक एटवुड मशीन के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं. तो मान लीजिए कि स्मॉलर मास m1 है और हेवियर मास m2 है ना. तो हम लोग एटवुड मशीन के बारे में जानते हैं कि जो m2 का और m1 का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाता है m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2. क्लियर है ये बात. और साथ ही साथ टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाता था, तो वो हो जाता था 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, है ना. यहां पर टेंशन जो है वो इस स्ट्रिंग में टेंशन होता है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द 4th सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. तो हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि चौथे सेकेंड में
है ना, चौथे सेकंड में M2 जितना नीचे गया होगा M1 उतना ही ऊपर गया होगा। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग वर्क डन बाय टेंशन, है ना, वर्क डन बाय टेंशन अगर निकालें तो M1 के ऊपर टेंशन ने कितना वर्क करा होगा, तो वो करा होगा T इंटू डी। मान लेते हैं कि वो D डिस्टेंस ऊपर गया फोर्थ सेकंड में। क्लियर है ये बात? और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि M2 पे टेंशन ने कितना वर्क डन करा, तो देख पा रहे हैं कि टेंशन का फोर्स M2 पे ऊपर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस TD लिख देंगे, तो ये तो जीरो आ गया। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो दो ब्लॉक्स हैं, है ना, इनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और टेंशन, लेकिन वर्क डन बाय टेंशन बेसिकली कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल देते हैं ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू, अगर g की वैल्यू 10 ले ले, अपॉन 3 प्लस 2। ठीक है, तो 3 प्लस 2 5 होता है, 5 2 ज़ 10, और ये कितना हो गया, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हमसे वर्क डन पूछा इन द फोर्थ सेकेंड। क्लियर है बात? तो यहां पर कैसा केस है, तो यहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, और साथ ही साथ इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि हम लोग यहां पर फोर्थ सेकेंड में अगर इन दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल ले, तो हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड का, है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1 के बराबर। क्लियर है बात? तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि n की वैल्यू क्या रखनी है, अपने को 4 रखनी है, क्योंकि यहां पर फोर्थ सेकंड की बात करी गई है। ठीक है, और u कितना है, वो तो जीरो है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो d डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे थे वो बेसिकली कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1, है ना। तो ये आ गया 7 मीटर्स के बराबर। मतलब M1 जो है वो 7 मीटर ऊपर जाएगा और M2 जो है वो 7 मीटर नीचे जाएगा इस फोर्थ सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर द केस ऑफ M1, है ना, जो कि 2 किलोग्राम है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि M1 पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 2g के बराबर। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, वो तो ऊपर की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये हल्का है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 7, और साथ में आ जाएगा cos ऑफ 180 डिग्री, है ना। अगर g की वैल्यू को हम लोग 10 ले लें तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर M1, तो वो आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 10 विथ अ माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 140 जूल के बराबर। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम लोग वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन M2 निकालें इस फोर्थ सेकेंड में, तो वो कितना आ जाएगा, तो फोर्स इस पे कितना लग रहा है, तो वो फोर्स लग रहा है 3g के बराबर, है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ। क्लियर है बात? तो फोर्स की डायरेक्शन में ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर cos ऑफ 0 डिग्री आएगा। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 210 जूल के बराबर। क्लियर है बात? तो इस तरीके से अगर हम लोग टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालें तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 200 माइनस 140, है ना, इतने जूल के बराबर। इसका मतलब हमारा जवाब क्या आ गया, हमारा जवाब आ गया 70 जूल। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग निकाल लिए 70 जूल के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट कैपिटल H reaches the ground with a speed of 1.2 under root gh. Calculate the work done by air friction. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बॉडी को ड्रॉप करा गया h हाइट से, है ना। एयर फ्रिक्शन नहीं होती तो उस बेचारे की स्पीड कितनी हो गई होती, अंडर रूट ऑफ 2gh हो गई होती। क्लियर है बात? लेकिन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एयर फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड जो है वो √2gh नहीं हो पाई, बल्कि कितनी हो गई, 1.2 अंडर रूट ऑफ gh हो गई। क्लियर है बात? √2gh को अगर आप देखें तो ये बेसिकली कितना हो जाता है, 1.4 रूट gh के बराबर। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग सोच सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या होती, ज्यादा होती,
है ना। एयर फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी स्पीड में कमी आ गई। इसका मतलब एयर फ्रिक्शन ने कैसा वर्क करा होगा बच्चों, नेगेटिव वर्क करा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो हम लोग यूज कर सकते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, है ना, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो बराबर आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यहां से वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ इंटू एम इंटू स्पीड कितनी है, तो वो हो गई 1.2 रूट जी एच, है ना। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब उसमें से क्या घटा देंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर इसका मास m है तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे mg लग रहा है, क्लियर है। और ये कितना नीचे गया, तो h नीचे गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, जिस वजह से वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे, mg इंटू एच लिख देंगे। क्लियर है बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, हवा को चीरते हुए। तो ये चीज एयर को अच्छी नहीं लगेगी और ये इस पर फ्रिक्शन लगाएगा। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हम लोग के पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन वो कितना आ जा रहा है, तो ये आ जाएगा देखिए हाफ इंटू एम इंटू 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44। ठीक है, और ये आ जाएगा g इंटू एच, इसमें से क्या घटा देंगे, mg इंटू एच। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.72 mgh और इसमें से घटा देंगे mgh। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, -0.28 mgh के बराबर, है ना। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन जो है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो है -0.28 mgh के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal. The friction coefficient between the block and the surface is mu. If the block travels at a uniform velocity, find the work done by this applied force during a displacement d of the block. तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना है, कैपिटल एम है, और उसे पुल किया जा रहा है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। और किस तरीके से, बाय अप्लाइंग अ फोर्स, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो अपने को म्यू दे रखा है। क्लियर है बात। और साथ ही ये भी दे रखा है कि ये जो ब्लॉक है वो बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है बात। अब हमसे क्या पूछा है, वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स, मतलब कि ये जो फोर्स ऑफ टेंशन है ना, उसके द्वारा हमसे क्या पूछा गया है कि उसने कितना वर्क करा। ठीक है, सच दैट कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों मान लेते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ टेंशन है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, एफ के बराबर है। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक एफ ऐसे शो करेंगे, जमीन से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg हो गई, और फ्रिक्शन है ना पीछे की तरफ म्यू इंटू एन लगेगा जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इन चार फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है कि ये राइट की तरफ लेटर से v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है। तो यहां पर इसका मतलब ये जो बॉडी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, जैसे कि राइट की तरफ जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो लेफ्ट की तरफ लगने वाले फोर्सेस के बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब कि f cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस के बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब नॉर्मल प्लस f का साइन थीटा कॉम्पोनेंट शुड बी इक्वल टू mg। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से जो है हमारे पास कैपिटल F की वैल्यू आ सकती है ना। कैसे, तो देखिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई, यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ गई f cos थीटा अपॉन म्यू, है ना, इस इक्वेशन से इतनी आ गई। तो अब ये जो नॉर्मल की वैल्यू आई उसको हम लोग उठा करके कहां पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, f cos थीटा अपॉन म्यू प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, mg के बराबर बन गया।
क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ को कॉमन अगर ले ले तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा अपॉन म्यू प्लस साइन ऑफ थीटा, है ना, दिस इज इक्वल टू एम जी आ गया। क्लियर है ये बात। तो यहां से एफ बराबर क्या आ जाएगा, तो अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो समझ पा रहे हैं उधर जाकर के ये म्यू एम जी बन जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फोर्स है। क्लियर है ये बात। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो फोर्स है वो बेसिकली कैसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, सच दैट कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि ब्लॉक जो है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में डी डिस्प्लेस्ड हुआ। तो यहां पर हम लोग जो वर्क डन बाय दिस फोर्स है वो कितना कह देंगे, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा के बराबर। मतलब हमारा जवाब क्या आ जाएगा, वर्क डन बराबर म्यू एम जी इंटू डी इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा। क्लियर है। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is kept on a rough inclined surface of inclination theta fixed in an elevator. The elevator goes up with a uniform velocity v and the block does not slide on the wedge. The work done by the force of friction on the block in time t will be in dash. तो यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एलिवेटर है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो ब्लॉक है ना, ये रफ इंक्लाइंड सरफेस पर रखा है सच दैट कि ब्लॉक और है ना, ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। मतलब ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन के साथ चिपक करके ऐसा लग रहा है ऊपर जा रहा है। तो अगर इस ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम लोग कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर शो कर सकते हैं। एक तो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फिर एक नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि mg का एक कंपोनेंट है ना, mg साइन थीटा इसे नीचे खींच रहा होगा, और mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इस तरीके से प्रेस कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि mg साइन थीटा को काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन को लगना पड़ रहा होगा अप द इंक्लाइन कुछ इस तरीके से। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट स्पीड v से ऊपर जा रहा है, इस वजह से ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है ना। तो इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से हम लोग क्या कह सकते हैं, mg साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन, और साथ ही साथ नॉर्मल क्या होगा, वो mg cos थीटा के बराबर होगा। क्लियर है ये बात। तो यहां से अपने को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड mg साइन थीटा है। क्लियर है बात। साथ ही साथ हम लोग ये वाला एंगल देख पा रहे हैं कि ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो v स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब ब्लॉक भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा ग्राउंड फ्रेम से, कितने स्पीड से, v स्पीड से। तो t टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा vt के बराबर। क्लियर है बात। तो अपने से क्या पूछा है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड है mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है vt, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, तो 90 माइनस थीटा है। तो यहां पर आ जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। क्लियर है ये बात। तो यहां पर देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय vt मल्टीप्लाइड बाय cos 90 माइनस थीटा विल बिकम साइन थीटा। तो यहां से हमारा जवाब क्या आ जाएगा, mg vt साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो है सही जवाब, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया, mg vt साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ बॉडी ऑफ मास m was slowly hauled up the hill by a force F vector which at each point was directed along a tangent to the trajectory. Find the work performed by this force if the height of the hill is h, the length of its base L and the coefficient of friction K.
तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसे बहुत स्लोली ले जाया जा रहा है अप द हिल। ठीक है, किसकी मदद से? तो इस फोर्स F वेक्टर की मदद से। और इसकी खासियत यह है कि इसकी जो डायरेक्शन है ना, वो हमेशा कैसी है? टैंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी है। क्लियर है ये बात? तो ये जो फोर्स है ये मेक श्योर कर रहा है कि ये बॉडी जो है वो स्लोली ऊपर जाए। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स, है ना। और अपने को दे क्या रखा है? हाइट ऑफ द हिल h दे रखी है, लेंथ ऑफ द बेस l दे रखा है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k दे रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो हिल है वो इरेगुलर शेप का, मतलब अलग अलग जगहों पर अगर हम लोग स्लोप देखें, है ना, तो वो अलग अलग आएगा। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से अपने को ये चीज समझ में आ रही है कि हमारे को इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन लगातार क्या होती जा रही है बच्चों? चेंज हो रही है। ठीक है, तो बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर मैं बहुत छोटे से पोर्शन, है ना, इतने से पोर्शन को एनालाइज करने वाला हूं। तो चलिए इतने से पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस इंस्टेंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पर नीचे की तरफ mg तो लग रहा है, साथ ही साथ ये स्लाइड हो रहा है, तो इस वजह से फ्रिक्शन जो है वो किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है ना। और फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक होगा, और वो होगा k इंटू एन के बराबर, जहां पर k है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बात? अब हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो कैपिटल F है वो तो टेंजेंशियल है, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक्ट कर रहा है ऑपोजिट टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और इसके अलावा एक नॉर्मल भी इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, जो कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस मोमेंट पर जो हम लोग छोटा सा इंक्लाइन प्लेन बना रहे हैं उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों इस छोटे से रास्ते के लिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंगल होगा, है ना, वो क्या होगा? थीटा होगा विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है ये बात? और हम लोग समझ पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अगर हम लोग इस तरीके से एलिमेंट लेते जाएंगे तो वहां पर जो एंगल है वो हो सकता है अलग अलग आए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो पार्टिकल है ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इसका 0 होगा, क्योंकि सवाल में ये मेंशन्ड है कि इसे स्लोली ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग सबसे पहली चीज क्या करेंगे? हम लोग mg को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, है ना, इस तरीके से। एक हो जाएगा कौन सा? mg cos थीटा, और एक हम लोग समझ पा रहे हैं क्या हो जाएगा? mg का कौन सा कंपोनेंट? sin थीटा, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं mg sin थीटा। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिए, अप द इंक्लाइन वाले फोर्सेस डाउन द इंक्लाइन वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे, मतलब कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं F शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा प्लस k इंटू एन के बराबर। और साथ ही साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन फोर्सेस की बात करें तो नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mg का cos थीटा कॉम्पोनेंट। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहां से देखिए हम लोग नॉर्मल की वैल्यू, है ना, नॉर्मल की वैल्यू देख लिए, इसको यहां पर पुट कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस k इंटू mg cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए अपने पास F आ गया। क्लियर है ये बात? अब ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन हम लोग देख रहे हैं, तो इसको मान लीजिए इस लेंथ को मैं क्या बोल दे रहा हूं? ds बोल दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर जो हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसका ds ले रहे हैं, तो यहां पर हम लोग इसके भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं, है ना। एक हो जाएगा पैरेलल टू द बेस और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द बेस। लेट अस से कि पैरेलल टू द बेस वाला कंपोनेंट dl है और परपेंडिकुलर टू द बेस वाला कंपोनेंट d स्मॉल h है ना। मैंने यहाँ पर dl और dh इसलिए लिया क्योंकि हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इस तरीके के बहुत सारे dl जो है मिलकर के l बन रहे हैं और इस तरीके के बहुत सारे dh मिलकर के h बन रहे हैं। क्लियर है ये बात? और यहाँ पर जो ds है ना, ऐसे सारे के सारे ds मिलकर के टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर हम लोग स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालें तो dw बराबर क्या हो जाएगा? F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा F मल्टीप्लाइड बाय ds के बराबर। क्लियर है ये बात? क्योंकि फोर्स और ये जो ds है वो दोनों क्या है? पैरेलल है। क्लियर है? तो यहां से देखिए dw अपने पास कितना आ जाएगा? mg sin थीटा प्लस kmg cos ऑफ थीटा, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा हमें किसके साथ? ds के साथ। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं? dw बराबर आ जा रहा है mg
साइन थीटा ds प्लस के एम जी कॉस थीटा ds। क्लियर है ये बात। अब एक मजेदार चीज देखिए बच्चों कि यहां पर ये एंगल थीटा था, है ना, इस मोमेंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं एंगल थीटा था, और ये जो छोटी सी लेंथ है वो ds है। अब ds का जो cos थीटा है वो तो dl हो गया, है ना, dl बेसिकली क्या है, ds का cos थीटा है, और dh क्या है, तो वो ds का sin थीटा है। क्लियर है बात। तो यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो ds sin थीटा वाला टर्म है उसे क्या लिखा जा सकता है, तो उसे लिखा जा सकता है dh। क्लियर है बात। और उसी तरीके से ds cos थीटा वाले टर्म को क्या लिखा जा सकता है, तो बच्चों हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि ds cos थीटा जो है वो क्या बन जाएगा, dl बन जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम जी डी एच प्लस के एम जी, है ना, इधर आ गया dl, इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है। तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं बच्चों कि mg तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, mg इंटीग्रेशन ऑफ dh। उसी तरीके से kmg भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ गया, अंदर रह गया dl। अब इंटीग्रेशन ऑफ dh का मतलब क्या हो गया, ऐसे सारे dh का समेशन जो है वो तो h के बराबर हो जाएगा, है ना, जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा था अभी अभी। उसी तरीके से ऐसे सारे dl का समेशन जो है वो l बन जाएगा, जैसा हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन करा था। ठीक है। तो वर्क डन बराबर क्या आ गया, mgh प्लस के एम जी इंटू एल के बराबर। क्लियर है बात। तो यही हो गया बच्चों क्या, ये हो गया वर्क डन बाय द फोर्स कैपिटल एफ। क्लियर है बात। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। इसके अलावा बच्चों इस सवाल में हमारे को और भी कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, जैसे कि यहां पर हम लोग अगर ब्लॉक को देखें तो उस पर एक नॉर्मल लग रहा है। ठीक है। फिर पीछे क्या लग रहा था, k इंटू एन लग रहा था, आगे लग रहा था f। ठीक है। और साथ ही साथ नीचे की तरफ लग रहा था mg। तो ये चार फोर्सेस हैं जिसमें हम लोग समझ पा रहे हैं नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो आएगा, क्योंकि हमेशा जो है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो रहा था, और ये फोर्स जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट की हमेशा क्या थी, परपेंडिकुलर थी। तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो क्या आ रहा था, हमेशा ही जीरो आ रहा था, और ओवरऑल वर्क डन बाय नॉर्मल इसी वजह से जीरो आएगा। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें वर्क डन बाय एफ, तो वो तो हमने निकाल ही रखा है, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं वर्क डन बाय कैपिटल एफ प्लस वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये तीनों मिलकर के क्या आने चाहिए, जीरो आने चाहिए, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा था, क्योंकि बॉडी जो है वो हमेशा ही स्लोली जा रही थी। अब यहां पर वर्क डन बाय कैपिटल एफ हम लोग लिख देते हैं, कितना आया था, एम जी एच प्लस के एम जी एल। ठीक है। प्लस अगर हम लोग यहां पर करें वर्क डन बाय एम जी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स तो हमेशा नीचे लग रहा था एम जी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, है ना। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो तो ऊपर की तरफ हुआ है, और वो कितना हुआ है, एच का, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री था, है ना, वर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर cos 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। और साथ ही साथ क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ये सब मिल करके क्या आने चाहिए, जीरो आने चाहिए। ठीक है। तो यहां से देखिए अपने पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, तो mgh से ये माइनस mgh कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, देखिए वो आ जाएगा माइनस के एम जी इंटू एल के बराबर। ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर बॉडी को जो है स्लोली इस तरीके से ले जाया जा रहा है ना, तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया वो सिर्फ बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास m1 इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k is attached to the block as shown. Another block of mass m2 is moving with a speed u towards the stationary block. Find the maximum compression in the spring. तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या समझ पा रहे हैं इस सवाल में कि m1 और m2 जो है वो स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, है ना, और m2 जो है वो u स्पीड से आ रहा है। ठीक है। और ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे ही स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा तो वो जो कंप्रेशन है उसकी वजह से स्प्रिंग m1 और m2 दोनों पे ही धक्का लगाना चाहेगी, और m1 पे अगर धक्का लगेगा तो वो भी मूव करेगा। क्लियर है बात। तो हमारे को बताना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग जो है वो कितना आ सकता है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में मेरे को जो ब्लॉक्स का मोशन है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसीलिए मैंने क्या सोचा
कि क्यों ना मैं m1 पर बैठ करके जो है m2 को ऑब्जर्व करूं। तो शुरू में मैं क्या देख रहा था कि ये u स्पीड से आ रहा है मेरी तरफ। अब जो है ऑब्वियस है कि स्प्रिंग मान लीजिए थोड़ा कंप्रेस्ड हो चुका है ना, स्प्रिंग मान लीजिए कि x से कंप्रेस्ड हो चुका है, तो m1 जो है अब वो रुका नहीं रहेगा, वो राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। पर चूंकि मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं तो यही मानूंगा कि मैं रुका हुआ हूं, मतलब m1 रुका हुआ है, और मैं m2 को देखूंगा कि वो मेरी तरफ आ रहा है। क्लियर है बात। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस समय जो है ना, इस स्प्रिंग में कितने का कंप्रेशन आया हुआ है, तो इस समय स्प्रिंग में x का कंप्रेशन आया हुआ है। क्लियर है ये बात। तो इस मोमेंट पर बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, है ना, अगर मैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो मैं इस पर दिखाऊंगा कि इस पर लेफ्ट की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, k इंटू एक्स फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि m2 का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ हो जाएगा a2, और वो कितने के बराबर हो जाएगा इस इंस्टेंट पर, kx अपॉन m2 के बराबर। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो m1 के फ्री बॉडी डायग्राम में मैं राइट की तरफ दिखाऊंगा फोर्स kx, है ना, मैंने यहाँ पर x कंप्रेशन माना है स्प्रिंग में। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि m1 का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बच्चों kx अपॉन m1 के बराबर। तो हमारे को समझ में आ रहा है कि बीइंग एन ऑब्जर्वर हम लोग कैसे फ्रेम में आ गए, हम लोग आ गए नॉन इनर्शियल फ्रेम में ना। ये जो फ्रेम है ये कैसा है बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर है ये बात। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग m2 को देख रहे हैं तो हमारे को इस पर क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर मैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं विथ रिस्पेक्ट टू m1, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं m1 की बात करूं तो मैं यहां पर क्या शो करूंगा, m2 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो देखिए लेफ्ट की तरफ, है ना, kx तो लगेगा ही, साथ ही साथ मुझे इस पर एक लेफ्ट की तरफ स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ हमने देखा था आया था। तो हम लोग इस पर फोर्स कितना लगाएंगे, m2 मल्टीप्लाइड बाय a1 के, ठीक है। और a1 की वैल्यू कितनी है, kx अपॉन m1 है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जो m2 है ना, उस पर कितना फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो जो फोर्स आया वो आया m2a1 प्लस kx के बराबर। क्लियर है बात। तो a1 की अगर वैल्यू पुट करें, a1 कितना था, तो a1 जो था वो था kx अपॉन m1, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि इस पर फोर्स कितना आ रहा है, तो वो आ जा रहा है m2 kx अपॉन m1 प्लस kx के बराबर, ठीक है। अब देखिए बच्चों बड़ी मजेदार चीज आ गई यहां पर, हम लोग समझ सकते हैं यहां पर कि जो m2 है ना, ये जो m2 था तो उसकी स्पीड जो है ना, m1 को क्या नजर आ रही थी, राइट की तरफ u नजर आ रही थी। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर फोर्स जो है ना, m1 के नजरिए में हम लोग बात कर रहे हैं, वो किधर लग रहा है, वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। इस फोर्स को मान लीजिए मैं कैपिटल F बोल दे रहा हूं ना, तो कैपिटल F फोर्स इस पर लेफ्ट की तरफ इस इंस्टेंट पर लग रहा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स और स्पीड की डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है ना, वो क्या करती हुई नजर आ रही है, रिटार्ड करती हुई नजर आ रही है ना। m1 को ऐसा लग रहा है कि m2 जो है वो क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। तो m2 जिस इंस्टेंट पर रुकेगा m1 के नजरिए में, उस समय हम लोग समझ सकते हैं कि m1 और m2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि जब m2 की स्पीड थी u, तो वो जस्ट स्प्रिंग को टच कर रहा था, और m1 के नजरिए में m2 जो है उसके एक तरफ आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब m2 जो है m1 के बहुत करीब आ जाएगा, है ना, उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा, और इस केस के करस्पॉन्डिंग हमारे को मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मिल पाएगा। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं m1 के रेस्पेक्ट में ये m2 जो है कितना चल चुकी है, इस समय x चल चुकी है ना, तभी तो स्प्रिंग में x का कंप्रेशन आया। तो मान लेते हैं कि ये फर्दर कितना आगे आती है, m1 के ही नजरिए में dx आगे आती है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जो है वर्क डन बाय दिस फोर्स कैपिटल F वो कितना बोल देंगे। तो देखिए फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड F है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, dx का हुआ, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ cos 180 डिग्री आ जाएगा ना। ये जो कैपिटल F है वो तो लेफ्ट की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल वर्क डन बाय कैपिटल F कितना आ जाएगा, तो dWF ये कितना आ जाएगा, माइनस F dx के बराबर। क्लियर है ये बात।
तो एक काम करते हैं बच्चों, अब f की वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से dWf कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा देखिए माइनस टाइम्स kx प्लस m2 अपॉन m1 इंटू के एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये क्या बन रहा है। तो dWf अपने पास आ जाएगा माइनस के एक्स बाहर आ गया और अंदर क्या रह जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1। क्लियर है ये बात, इंटू dx के बराबर। ठीक है, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि ये क्या आया, ये आया वर्क डन, है ना, वर्क डन ऑन द ब्लॉक, है ना। किस ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ब्लॉक m2 की बात कर रहे हैं। और ये किसके नजरिए से निकाल रहे हैं, तो m1 के नजरिए से निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों ये तो छोटे से dx डिस्प्लेसमेंट के लिए आया। अगर हम लोग टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ dWf करना होगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के एक्स मल्टीप्लाइड बाई m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू डी एक्स, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना होगा और ये जो टोटल वर्क डन आएगा वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों किसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है, तो ब्लॉक 2 के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर आ रहा है। और ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू m1। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग लिमिट क्या पुट करेंगे। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स m1 प्लस m2 अपॉन m1 dx इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, तो यहां पर लिख दूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है बात। तो यहां पर देखिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इनिशियली हम लोग समझ सकते हैं कि x की वैल्यू क्या थी, 0 थी। क्लियर है बात, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं आया था। और एक टाइम ऐसा आएगा जब स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो वहां पर x की वैल्यू क्या रख देंगे, मैक्सिमम। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, अब राइट हैंड साइड में क्या लिखे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली हम लोग समझ पा रहे हैं कि m1 के नजरिए में m2 जब रुकेगा तभी तो स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग यहां पर लिखें, है ना, तो वो कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो k फाइनल माइनस k इनिशियल करना होगा। तो k इनिशियल बेसिकली कितना था, तो वो था हाफ m2 इंटू यू स्क्वायर, है ना, क्योंकि शुरुआत में तो m1 रुका हुआ था और उसके नजरिए में m2 जो है वो u स्पीड से आ रहा था। तो यहां से देखिए अब हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि इसे बड़े आसानी से सॉल्व करा जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा माइनस के m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और उसमें लिमिट पुट कर देंगे तो बन जाएगा x मैक्स की पावर 2 अपॉन 2 के बराबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ m2 u स्क्वायर। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहां से देखिए माइनस से माइनस तो कट गया। ठीक है ना, तो यहां से अपने पास जो है देख पा रहे हैं कि 2 से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो x मैक्स का जो स्क्वायर है वो बेसिकली कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, साथ में साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर k आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा u स्क्वायर। क्लियर है बात। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स मैक्स का स्क्वायर इतना आ जा रहा है। तो यहां से एक्स मैक्स कितना आ जाएगा बच्चों, तो एक्स मैक्सिमम आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ m1 m2 अपॉन k टाइम्स m1 प्लस m2 और बाहर आ जाएगा u। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने किसकी मदद ली, स्यूडो फोर्स की मदद ली। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m is located on a horizontal plane at the point O. The body acquires a horizontal velocity v naught. Find, first part is the mean power developed by the friction force during the whole time of motion if the friction coefficient k equal to 0.27, m equal to 1 kilogram and v naught equal to 1.5 meters per second. The second part is the maximum instantaneous power developed by the friction force if the friction coefficient varies as k equal to alpha x, where alpha is a constant and x is the distance from the point O.
तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास है m एंड इट इज लोकेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द पॉइंट O। ठीक है, अब बॉडी एक्वायर करती है कितनी वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, इसे सडनली हिट करा गया मान लीजिए और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v नॉट हो गई। ठीक है, अब हमसे पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है द मीन पावर, द एवरेज पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि किसी ना किसी मोमेंट पर तो क्या होगा, इसकी स्पीड हो जाएगी फाइनली कितनी, 0 हो जाएगी, है ना। तो हमारे को ये बताना है कि इस पूरे के पूरे जर्नी के दौरान, है ना, फ्रिक्शन ने कितना मीन पावर डेवलप किया। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपने को दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, वो k दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो एवरेज पावर है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है बच्चों टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है, तो वर्क डन जो है वो हम लोग समझ पा रहे हैं कितने के बराबर आएगा, तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना है टाइम टेकन से, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो कितने के बराबर आ जाएगा बच्चों, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो वो थी हाफ m v नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो अपने को मिल गया, अब डिनोमिनेटर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, चूंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इसकी वैल्यू है बच्चों k इंटू एन के बराबर, और n कितने के बराबर आ जाएगा इस सवाल में, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रहा है mg। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि n जो है वो mg के बराबर आ जाएगा, तो फ्रिक्शन बराबर क्या आ गया, kmg, है ना, और वो हमेशा कांस्टेंट है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो वो v नॉट थी। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है kmg और उसको डिवाइड कर देंगे मास m से, तो हम लोग समझ पा रहे हैं पीछे की तरफ एक्सेलरेशन हो गया kg, और चूंकि पीछे की डायरेक्शन है तो हम लोग इसे नेगेटिव साइन से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि आगे की तरफ हमने v नॉट लिखा है ना। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, माइनस kg आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए बच्चों, फाइनल स्पीड इसकी क्या हो गई, तो फाइनल स्पीड जो है इसकी हो गई 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, तो वो देखिए आ जाएगा v तो 0 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस वी नॉट अपॉन एक्सेलरेशन कितना है, माइनस के जी है। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, तो ये आ गया वी नॉट अपॉन के जी के बराबर। ठीक है, तो देखिए हमारे को टाइम भी यहाँ पर मिल गया जिसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जो पहले पार्ट का जवाब होगा दैट इज मीन पावर, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा देखिए माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी नॉट अपॉन के जी के बराबर। तो वी नॉट से एक वी नॉट कट गया, तो ये कितना आ गया, माइनस एम वी नॉट के जी अपॉन 2। क्लियर है ये बात। अब चलिए बच्चों आ जाते हैं सवाल के सेकंड पार्ट में, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम instantaneous power developed by the friction force if the friction coefficient varies as k equal to alpha x, जहां पर अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और x है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि k जो है वो बेसिकली क्या है, अल्फा x है ना। मतलब अगर किसी x दूरी पर अगर हम लोग चले जाएं, है ना, किसी x दूरी पर अगर हम लोग चले जाएं, तो उस जगह पर जब ब्लॉक आएगा तो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, k इक्वल टू अल्फा एक्स। मतलब कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी जो है वो लगातार वेरी करता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर है बात। लेकिन फ्रिक्शन हमेशा ये काम जरूर कर रहा है कि वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करता जा रहा है। ठीक है, तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड, मतलब कि किस मैक्सिमम रेट से वो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा किसी इंस्टेंट पर आया होगा तो वो हम लोग को ढूंढना है। जैसे कि शुरुआत में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है, शुरुआत में वी नॉट है ना, इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन एक्स के 0 होने की वजह से शुरुआत में फ्रिक्शन 0 है, तो पावर बराबर होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो शुरुआत में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या 0 है, F0 है, और बिल्कुल एंड में हम लोग देख पा रहे हैं
कि v जीरो हो गया और बॉडी के रुकने की वजह से फ्रिक्शन भी जीरो हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शुरुआत में और एंड में जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो तो जीरो है। तो कहीं ना कहीं बीच में क्या आया होगा, कहीं ना कहीं बीच में जो है एक ऐसा केस आया होगा जब फ्रिक्शन जो है ना, वो सबसे ज्यादा रेट से क्या कर रहा होगा, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा होगा। तो वो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन जो है अपने को बताना है। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब ब्लॉक किसी एक्स लोकेशन पर है ना, मान लीजिए कि ब्लॉक जो है वो यहां पर है, ठीक है, तो इस इंस्टेंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है पीछे की तरफ, तो वो लग जाएगा बच्चों k इंटू एन के बराबर। तो k इंटू एन है ना, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि F बराबर k इंटू एन में k की वैल्यू कितनी है, तो वो तो अल्फा इंटू एक्स है, और नॉर्मल कितना है, तो वो mg के बराबर है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फ्रिक्शन चूंकि लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो इस वजह से एक्सेलरेशन जो है ना, वो लेफ्ट की तरफ आएगा। क्लियर है बात? तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस अल्फा एक्स इंटू जी, है ना, मास यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, जो कि क्या है बच्चों, वो वेरिएबल है, वो फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, इस समय अगर हम लोग पावर निकालें, है ना, तो वो कितना आ जाएगा, पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो है अल्फा एक्स एम जी। इस समय स्पीड मान लीजिए v है, और फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ, वेलोसिटी राइट की तरफ, तो यहाँ पर कॉस ऑफ 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से पावर क्या आ गया इस इंस्टेंट पर, तो वो आ गया माइनस अल्फा एक्स एम जी इंटू वी के बराबर। ठीक है, अब लेकिन बच्चों दिक्कत ये है कि यहाँ पर x भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है ना, तो बेटर रहेगा कि हम लोग v को इन टर्म्स ऑफ x ले आए, और ऐसा करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, a बराबर माइनस अल्फा एक्स इंटू जी था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v dv बाय dx। क्लियर है बात? तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, v dv इज इक्वल टू, देखिए क्या जा रहा है, माइनस अल्फा जी एक्स डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो x इक्वल टू 0 पर हमारे को पता है कि स्पीड कितनी थी, वो तो v नॉट थी, और किसी x पर मान लेते स्पीड v हो गई। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, तो ये देखिए आ जाएगा v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए, तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिए बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहां से वी स्क्वायर बराबर क्या आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से v बराबर क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर के बराबर। क्लियर है बात? तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि v अपने को एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया। अब इसको उठा करके हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पावर हमारे को क्या मिल जाएगा, एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां से अपने पास पावर कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है माइनस अल्फा एक्स एम इंटू जी इंटू अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए अब हमारे को पावर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया। अब हमारे को क्या करना है, जो पावर का मैग्नीट्यूड है उसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है ये बात? तो अपने को ये पता है कि नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कि ये जो फ्रिक्शन है ये सिस्टम की, इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब कब ये सबसे खतरनाक तरीके से कम कर रहा है, तो हमारे को जो है उसको हासिल करने के लिए क्या करना होगा, हमारे को dp बाई dx है ना, ये जीरो कब आ रहा है, तो वो फाइंड आउट करना होगा, है ना, और उस x के करस्पॉन्डिंग जो है हमारे को ये समझ में आएगा कि पावर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। क्लियर है बात? तो चलिए इसे बच्चों डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पावर हमारे पास क्या है, तो वो है माइनस अल्फा एम जी, है ना, यहां तक तो कांस्टेंट है। अब क्या आ जाएगा, x अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर अपने को पावर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, तो इसे डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना होगा। तो dp बाई dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा एम जी, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। अब साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर x को पहले आराम करने देते हैं, और जो अगला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, है ना। ये मैंने कैसे किया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स,
तो उसी तरीके से रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट समथिंग। अब चेन रूल से हम लोग देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर क्या है, तो वो वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -2 अल्फा जी इंटू एक्स। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, हमने जैसे डिफरेंशिएट किया उसको आराम करने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, और अब डिफरेंशिएट होने की बारी किसकी है, एक्स की, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें बराबर करना है किसके, 0 के, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा ये 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इधर बच जाएगा हमारे पास अल्फा जी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में देखिए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, 2 अल्फा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों, अपने पास अल्फा जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। क्लियर है बात। अब देखिए बच्चों, इस कंडीशन को हम लोग पुट कर सकते हैं किसमें, पावर के एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये रही पावर की एक्सप्रेशन। अब इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, अल्फा जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहां पर इस तरीके से पुट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो बाहर एक्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम लोग देख पा रहे हैं कि फुलफिल हो जाएगी। एक्स बराबर बेसिकली क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा जी का रूट, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, पावर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी माइनस अल्फा एम जी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा जी, यहां पर पुट करना है, तो रूट वी नॉट स्क्वायर तो वी नॉट हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा जी, और अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए पी मैक्स जो है ना, पी मैक्स का मतलब यहां पर क्या हो गया कि मैक्सिमम रेट से, है ना, जब फ्रिक्शन जो है वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस यहां पर अल्फा एम जी वी नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ क्या है, 2 अल्फा जी है, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनली पी मैक्स बराबर आ जाएगा अपने पास माइनस, अब देखिए यहां पर एक अल्फा और इधर भी अल्फा, तो यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ अल्फा, ठीक है। रूट टू हो गया 2, और रूट जी की वजह से यहां पर रूट जी भी आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ रूट वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा वी नॉट, और वी नॉट वी नॉट वी नॉट स्क्वायर। क्लियर है ये बात। इसके अलावा देखिए बच्चों, m तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से क्या देख पा रहे हैं बच्चों, कि जो पावर की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है, माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ अल्फा जी के बराबर, ठीक है। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ बॉडी ऑफ मास m is thrown at an angle alpha to the horizontal with the initial velocity v naught. Find the mean power developed by gravity over the whole time of motion of the body and the instantaneous power of gravity as a function of time. तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसे थ्रो किया गया किस एंगल पे, अल्फा एंगल पे टू द हॉरिजॉन्टल, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट। अब हमसे दो चीजें पूछी गई है। पहली चीज पूछी गई है मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। और दूसरी चीज क्या पूछी गई है, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम लोग मीन पावर निकालते हैं। क्लियर है। तो मीन पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर अगर हम लोग मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन टाइम टेकन निकालना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ग्रेविटी, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पार्टिकल का, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो 0 का हुआ, क्योंकि ये वापस से उसी हाइट पर आ गई जिस हाइट से इसे थ्रो करा गया था। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन में कितने का डिस्प्लेसमेंट आया, 0 का डिस्प्लेसमेंट आया।
इस वजह से वर्क डन कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और इस वजह से मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है, तो देखिए इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, तो होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, अब हमारे को ये समझ में आ रहा है कि फोर्स वेक्टर तो कांस्टेंट है और वो कितना है mg, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव y कहा है तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव y मतलब -j कैप से डिनोट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर v वेक्टर की बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि किसी भी t टाइम पर, है ना, किसी भी t टाइम पर अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट किए जा सकते हैं, है ना। राइट वाला कॉम्पोनेंट हमारे को समझ में आ रहा है कि वो कितना रहेगा, वो v0 cos अल्फा ही रहेगा, क्योंकि x के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। अब अगर हम लोग vy की बात करें तो vy बराबर क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है uy प्लस ay इंटू टी के बराबर। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, vy बराबर क्या आ जाएगा, uy कितना है, मतलब वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट, तो वो जाएगा v0 साइन अल्फा, और साथ ही साथ प्लस क्या लिखेंगे, ay है माइनस जी, और यहाँ पर t आ जाएगा। तो अपने को vy मिल गया और vx तो खैर मिल ही गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ सकते हैं बच्चों कि v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा v0 cos अल्फा i कैप, और अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस v0 साइन अल्फा माइनस gt j कैप। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं mg माइनस जे कैप। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, डॉट लेना है किसके साथ, तो v0 cos अल्फा i कैप प्लस v0 साइन अल्फा माइनस gt जे कैप के साथ। क्लियर है ये बात। तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि जे कैप डॉट आई कैप तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे को जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस mg मल्टीप्लाइड बाय v0 साइन अल्फा माइनस gt के बराबर है ना, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाता है। तो यहां से देखिए क्या आ गया, ये mg मल्टीप्लाइड बाय gt माइनस v0 साइन अल्फा, है ना। तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर आ गया हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R with a normal acceleration varying with time as wn equal to at square where a is a constant. Find the time dependence of the power developed by all the forces acting on the particle and the mean value of this power averaged over the first t seconds after the beginning of motion. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है और उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारे को दे रखा है कितना, at स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो wn बराबर दे रखा है अपने को at स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि एक एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक हो जाता है नॉर्मल, जिसको हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो at स्क्वायर जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, v स्क्वायर अपॉन r के बराबर है। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए और क्या कहा गया है, हमसे पूछा गया है टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पावर निकालने बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। क्लियर है बात। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, मीन वैल्यू ऑफ दिस पावर एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट t सेकेंड्स आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग पहले पार्ट की बात करें तो उसमें हमसे क्या पूछा गया है कि पावर जो है डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, वो टाइम पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो देखिए बच्चों, पावर जो है ना, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो बेसिकली क्या होता है, तो वो होता है बच्चों dw बाय dt के बराबर। क्लियर है बात। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वर्क डन बराबर यहां पर क्या आ गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या थी, 0 थी, क्योंकि आप देखिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पर 0 था, है ना। तो वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर के बराबर।
क्लियर है? क्योंकि फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर आएगा। तो वर्क डन बराबर आ गया हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिछली वाली इक्वेशन से कि ए टी स्क्वायर बराबर था वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम, और वी स्क्वायर को लिख सकते हैं आर ए टी स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखिए अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, तो देखिए अगर हम लोग W बराबर हाफ एम आर ए टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी डब्ल्यू बाई डी टी अपने पास देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हाफ एम आर ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आर ए टी है ना, एम आर ए टी। तो ये हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है मीन वैल्यू ऑफ दिस पावर एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड्स। मतलब एवरेज पावर जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अगर हम लोग टी सेकेंड्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग को डिनोमिनेटर में क्या लेना होगा, स्मॉल टी लेना होगा। और टी टाइम पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हो जाएगी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस को क्या कर दिया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया। तो टी टाइम पर हम लोग देख पा रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो वो हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम आर ए टी स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे, टी से। तो हम लोग देख पा रहे हैं एवरेज पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन के। तो यहां से देखिए हमारा जवाब क्या आ जाएगा, एम आर ए टी अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।